दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र में। तो दोस्तों आपको पता है कि आपकी शाम को 5 बजे अब्बास सर क्लास लेते हैं फिजिक्स की। तो उस क्लास में रिस्पांस आप सबका बेहतर है, बहुत अच्छा है। और अब्बास सर को और भी सपोर्ट करें। जैसे मैंने देखा था कि पहली वीडियो और अभी लेटेस्ट जो वीडियो डाली है हमने, उसमें काफ़ी गैप है लगभग। तो आप सभी लोग क्लास को लगातार देखें, तभी कुछ आपका हो पाएगा रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी में। अगर आप क्लास को बीच में छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ, तो इसमें दोस्तों आप सब लोग फंस कर रह जाएंगे। तो जिससे भी पढ़ें, चाहे आप अब्बास सर से फिजिक्स पढ़ें या किसी अदर, अगर यूट्यूब पर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो या तो आप उससे ही फिजिक्स को पढ़ें या तो आप अब्बास सर से ही पढ़ें। कहने का मतलब ये है मेरा सर कि एक टीचर को फॉलो करें, है नहीं। आप कभी किसी को करेंगे कभी किसी को करेंगे तो आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा। बच्चे के साथ में टीचर की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बैठ पाएगी। और एक बच्चा है जिसका नाम है एंजल, एंजल नाम है ना सर एंजल नाम है। और वो लगातार हर वीडियो पे हमारी कमेंट करते हैं कि सर जो है सिलेबस अलग 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 पढ़ाइए। मतलब उनका कहने का है कि वर्कशॉप का अलग कराइए, असिस्टेंट ऑपरेटर का अलग कराइए सर, हेड ऑपरेटर का अलग कराइए सिलेबस। देखिए अगर इस हिसाब से हम लेकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। हमारा काम है कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराएं और उसके बाद आपकी जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है या सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है वो है आपकी एमसीक्यूज़ की। तो जल्द से जल्द हम सिलेबस कंप्लीट करा के बेसिक से, देखिए अगर हम अभी से आपको एमसीक्यू कराने लगे, मान लीजिए हमने एक चैप्टर, जैसे ये है आपका शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स, हमने इस चैप्टर को शुरू किया, 2 से 3 या 4 क्लास में हमने चैप्टर को फिनिश किया, ठीक है। अभी क्या है, हम बेसिक से चीज़ों को समझा रहे हैं। और अगर हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करें आपके एमसीक्यू से, तो उसमें हम हद से ज़्यादा 100 या 200 क्वेश्चन करा पाएंगे आपके। और जरूरी नहीं है कि वो 100 या 200 क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन आए, ऐसा कोई भी टीचर नहीं कह सकता। मैं यूट्यूब पर पूरे खुल के कह रहा हूँ कि कोई नहीं कह सकता कि मैंने ये 200 क्वेश्चन कराए हैं और इनसे क्वेश्चन आएगा। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 2000 क्वेश्चन भी अगर आपको बंदा दे दे तो आप कर ले जाएंगे। किसके बेस पर? सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के बेस पर। तो आपका पहला कार्य होना चाहिए कंसेप्ट को सीखना। तो आप कंसेप्ट सीखें, क्वेश्चन आपके खुद बनेंगे जब भी अब्बास सर प्रैक्टिस सेट आपके कराएंगे फिजिक्स के। रही बात सिलेबस की, सिलेबस में जो चीज़ आपकी सभी में इंपॉर्टेंट है, जैसे अब्बास सर ने शुरू कराया था मापन और या आप जो है मात्रक, ठीक है, मेजरमेंट वगैरह, तो वो हर एक चीज में आपका इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट ऑपरेटर में भी, हेड ऑपरेटर में भी। बल व गति के नियम इंपॉर्टेंट है इसमें भी और उसमें भी। वर्क एनर्जी पावर इसमें भी और उसमें भी। तो जितने, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस आपको पता होना चाहिए क्या है। ये हर टीचर हर बार आपको नहीं बताएगा कि ये आपके असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया है या आपका हेड ऑपरेटर में पूछा गया है या ये आपका वर्कशॉप में पूछा गया है। आप किस एग्जाम के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, आप उस चीज को देखें, अपने डेस्क पर आप सिलेबस लगाएं उसका, और जो अब्बास सर करा रहे हैं वो आप देखें कि ये वाला हमारे टॉपिक है तो टिक कर लिया और पढ़ना स्टार्ट अपने बेहतरीन तरीके से कर दिया। तो अब आप ये कमेंट मत करिएगा कि सर हर एक चीज के लिए अलग से करवाइए, ठीक है भाई। तो चलिए फिर देखिए वीडियो अब्बास सर की और एंजॉय करिए बेहतरीन तरीके से, लाइक भी करिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शुद्ध गति की हम एक क्लास ले चुके हैं काइनेमेटिक्स की, जिसमें हमने क्या, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, इसके बारे में बता दिया था। दूरी और विस्थापन में डिफरेंस बताया था, क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने लास्ट क्लास जो कल छोड़ा था वो ये छोड़ा था टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी चालों के प्रकार, कितने प्रकार की चाल होती हैं। तो हमने बताया था चाल 4 प्रकार की होती है। नंबर वन एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर 2 असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नंबर 3 औसत चाल, एवरेज स्पीड। नंबर 4 तत्कलित चाल या तत्कलित चाल।
या ताक्षणिक चाल भी कहते हैं इसे। ताक्षणिक चाल, इसको हम कहते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तत्क्षणिक चाल। बात करते हैं बेटा एक समान असमान चाल। कौन सी बेटा? असमान चाल की। मैंने बताया चाल चार प्रकार की होती हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तत्कालिक चाल या ताक्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक समान चाल की बात करते हैं तो अगर किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान स्पीड क्या करे, कवर्ड करे, मतलब समान डिस्टेंस कवर्ड करे, क्या कहलाता है हमारे एक समान चाल कहलाती है। जिसमें मैं अभी समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन भी बताऊँगा। ठीक, ये हमारे पास 0, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर और अगला क्या 4 किलोमीटर। ठीक, अगर कोई गतिमान वस्तु 2 मिनट में, कितने मिनट में? 2 मिनट में 1 किलो दूरी तय करता है, अगले 2 मिनट में फिर से उसने 1 किलो दूरी तय करी, 1 किलोमीटर। अगले 2 मिनट में फिर उसने 1 किलो से कितना पहुंच गया, 2 किलोमीटर पर पहुंच गया। अगले 2 मिनट में फिर उसने क्या करा, 1 किलोमीटर दूरी करी। अगले 2 मिनट में फिर से उसने क्या करा, 1 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो आप यहाँ पे देखते होंगे समान समय में, देखो भाई 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, समान समय में समान दूरी तय कर रही है वस्तु। क्या कर रही है? समान समय में समान। देखो 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, यहाँ देखो 2 मिनट में कितने किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर। इस 2 मिनट में भी कितने किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर। इस 2 मिनट में भी कितना चला, 1 किलोमीटर। इस 2 मिनट में भी कितना चला, 1 किलोमीटर। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करने पर जो चाल प्राप्त होती है वो हमारी चाल क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। चाहे तो आप फॉर्मूले से आप इसको देख भी सकते हैं। देखो बेटा चाल बराबर क्या पढ़ा था आपने, दूरी बटे में समय। तो देखो बेटा दूरी कितनी थी, 1 किलोमीटर। कितनी थी, 1 किलोमीटर। तो दूरी तो हमारे पास आ गई 1 किलोमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। उसके बाद समय कितना है हमारे पास, 2 मिनट। और 2 मिनट को आप जब किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 सेकंड। क्लियर? डिवाइड करते हैं, देखो बेटा 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया, अगर आप इसको भी काटेंगे तो 50 बटे में 6, या फिर और इसको काटेंगे तो 25 बटे में 3, यानी कितना आ गया बेटा हमारे पास 25 बटे में 3 मीटर प्रति सेकंड। बस इतना ही रहने दें आप। अगला निकाल के देखते हैं बेटा, ये वाला यहाँ पर, ये तो क्या निकली, यहाँ से लेके यहाँ तक की चाल निकली, यहाँ के बाद यहाँ निकली। अगले देखो 2 मिनट में भी उसने कितनी दूरी करी, 1 मिनट। तो चाल बराबर दूरी बटे में समय। देखो 1 किलोमीटर से कहाँ पहुँचा, 2 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर चला। कितने मिनट में चला, 2 मिनट, यानी कि 120 सेकंड में। देखो इसका आंसर भी कितना है, 25 बटे में 3। तो देखो बेटा हर बार में चाल हमें क्या मिल रही, समान मिल रही है। तो हम कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करने पर जो चाल प्राप्त होती है वो कौन सी चाल कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। क्लियर हो गया? अगली बात करते हैं बेटा असमान चाल की। तो बिल्कुल इसके अपोजिट है कि अगर कोई वस्तु, इसकी बात करते हैं बेटा, अगर कोई वस्तु 0 और 0 के बाद कितनी होगी, 1 किलोमीटर, और फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। देखो बेटा यहाँ देखते हैं बेटा, अगर मान लो ये कोई वस्तु है, गतिमान वस्तु है, वो 2 मिनट में, या फिर 2 मिनट का छोड़, चलो 2 मिनट ले लो, 2 मिनट में 1 किलोमीटर चला पहले 2 मिनट में। अगले 2 मिनट में कितने पहुंच गया बेटा, 3 किलोमीटर दूरी तक पहुंच गया। अगले 2 मिनट में कितने पास पहुंच गया बेटा, 7 कर लेते हैं, 7 किलोमीटर दूरी पहुंच गया। अगले 2 मिनट में कितना पहुंच गया, 9 किलोमीटर पहुंच गया। 9 का 11 कर लें आप, 13 कर लें, कुछ नहीं। देखो यहाँ पर आप देखना कि आप अगर डायग्राम को बड़ा ध्यान से देखेंगे तो पहले 2 मिनट में कितना चला, 1000 मीटर।
दूसरे 2 मिनट में 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी पहुंचे, यानी 2 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी। यानी समय समान है 2 मिनट, लेकिन दूरी कितनी चल गया बेटा 2000 मीटर। यहाँ पर कितना चला 1000 मीटर, यहाँ कितना चला 2000 मीटर। उसके बाद अगला देखें बेटा, यहाँ पर समय फिर से समान है 2 मिनट, लेकिन 3 से कितने पहुँच गया 7 किलोमीटर, यानी कि 4000 मीटर चल गया। उसके बाद अगले 2 मिनट में देखो 7 से कितने पहुँचे 13 पर, यानी कि देखो दो समय समान है, लेकिन कितना चल गया 6000 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि समय तो समान है, लेकिन हर समान समय में दूरी क्या कर रहा है, अलग अलग तय कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, अगर कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करे, तब हमारे पास जो चाल प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, एक असमान चाल कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। फिर से समझे, कोई गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो हमारी चाल कौन सी कहलाती है, असमान चाल कहलाती है, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती। आप यहाँ देखते हैं पहले 2 मिनट में 1000 मीटर, फिर अगले 2 मिनट में 2000 मीटर, अगले 2 मिनट में 4000 मीटर, अगले 2 मिनट में 6000 मीटर। यानी हर समय तो समान है, लेकिन दूरी क्या कर रहा है, अलग अलग कवर्ड कर रहा है, अलग अलग दूरी तय कर रहा है, इसलिए क्या होगी असमान चाल। आप इसको निकाल भी सकते हैं। देखो बेटा, पहले 2 मिनट में आप चाल निकालेंगे तो चाल बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। तो पहले दूरी पहले मिनट में 1000 चली ने, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड, 0 से 0 यानी कितना 25 बटे में 3 मीटर प्रति सेकंड। अगले 2 मिनट में देखो बेटा, चाल इजिकल टू दूरी कितनी चली है 2000 बटे में समय कितना है बेटा 120, 0 से 0 कैंसिल, काटेंगे कितना जगह 100 बटे में 6, फिर काटेंगे 50 बटे में 3। देखो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ चाल 25 बटे 3 आई थी और यहाँ चाल कितनी आई 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। यानी हम कह सकते हैं अगर समय समान है दूरियां अलग अलग हैं तो हम कह सकते हैं असमान चाल होगी। अब उसके बाद करते हैं बात औसत चाल की। किसकी बेटा, औसत चाल की। डेफिनेशन आपको आसमान की पता चल गई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरियां तय करने पर जो चाल प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। अब बात करते हैं औसत चाल की। किसकी, औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी, वो वेलोसिटी नहीं स्पीड, वेलोसिटी तो अभी आई भी ना है, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज औसत कैसे निकालते हैं कि मान लो, देखो हम बताते हैं पहले औसत निकालना बताते हैं। मान लो हमने क्या करा, किसी मजदूर ने 7 दिन काम किया। कितने दिन, 7 दिन काम किया, मंडे से संडे तक, ठीक है। देखो बेटा, पहले दिन उसने कमाई करी 200 रुपए की, दूसरे दिन उसने कमाई करी 150 रुपए की, तीसरे दिन उसने कमाई करी कितने रुपए की, 250 रुपए की, ठीक। मंडे को उसने 200 रुपये कमाए, ट्यूसडे को उसने 150 रुपये कमाए, वेडनेसडे को उसने 250 रुपये कमाए और थर्सडे को उसने कितने कमाए, 100 रुपये कमाए। और फ्राइडे को भाई उसे काम ही नहीं मिला, यानी कितने रुपये कमाए, 0 रुपये कमाए। क्लियर, फ्राइडे को उसे काम ही नहीं मिला। और सैटरडे को उसने कितने रुपये कमाए, 300 रुपये कमाए। यानी 1 2 3 4 5 6, हाँ अब 7 दिन हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, फिर संडे आ जाएगा, ठीक। तो देखो बेटा, अगर बात करी जाए 1 2 3 4 5 6, अगर संडे को भी ले लें आप, संडे को उसने कमाए कितने, 400 रुपये, ठीक है। अब बात करी जाए कि उस मजदूर की 1 हफ्ते की औसत इनकम कितनी हुई, यानी औसत जो हमने कमाई करी वो कितनी। तो औसत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बटे में कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। अगर औसत निकालना है तो सबको जोड़ दें भाई, 200 और 150 कितना होगा, 350, 350 में 250 आप जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 600 रुपये, ठीक। यहाँ
600, 600 एक जगह 700, 700 में 0 जोड़ेंगे तो 700 ही रहेगा, 700 में 3 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1000, 1000 में 400 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1400। एक बार फिर काउंट कर लेते हैं क्योंकि गलती तो इंसान से होती हो भी सकती है, ठीक। यहाँ देखो बेटा 200 और 200 और 250 कितने हो गए 450, 450 और 150 कितने हो गए 600, 600 एक 700, 700 में 0 जोड़ोगे तो कितना रहेगा 0 ही रहेगा। उसके बाद हम संडे को 300 कमाए 1300, 1300 वो सैटरडे को। उसके बाद क्या हुआ संडे को 400 कमाए कितने हो गए 1400 रुपये हो गए। देखते हैं कितने दिन उसने काम किया, कुल पदों का योग, इन कुल दिनों की संख्या भी कह सकते हैं इसको। तो पहले दिन 1 2 3 4 5 6 7, यानी उसने कितने कमाए 7 दिनों काम किया। कितने दिन काम किया 7। अब इस 7 से इसे भाग करेंगे, 7 दूनी 14, यानी 200 रुपये उसका क्या निकला एवरेज निकला पर डे की कमाई का। क्लियर हो गई बात, यानी 200 रुपये उसका क्या निकला पर डे की कमाई। तो औसत चाल निकालने का भी इसी तरीके से फॉर्मूला है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगा समय ही हमारा क्या कहलाता है औसत चाल कहलाती है। औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होगा कुल दूरी बटे में कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं औसत चाल। फिर से समझें, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में, भाई किसी दूरी को तय करने में समय जरूर लगेगा, कुल दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं औसत चाल कहते हैं। क्लियर हो गई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है औसत चाल का। अब बात करते हैं बेटा तत्कालिक या तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेटा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है पहले इसके बारे में बात करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिवर्तित किसी परिवर्तित गतिमान, इसके बारे में बता रही हूं बेटा, परिवर्तित गतिमान वस्तु की चाल में विशेष क्षण को कहते हैं बेटा टाइम। किसी परिवर्तित गतिमान वस्तु की चाल में विशेष क्षण चाल में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं बेटा तत्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहते हैं, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। समझो बेटा फिर से, अगर इससे समझ में नहीं आए तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने अपना गाड़ी के अंदर एक मीटर देखा होगा, स्पीडोमीटर, जो स्पीड को नापता है। आपने देखा होगा कि जैसे हम गाड़ी पर जब ऐसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद हम उसको चलाते हैं तो देखते हैं कि बहुत वो चाल जो होती है समय के अनुसार क्या होती बदलती रहती है। जैसे हमने 0 से स्टार्ट करा, 0 से 10 पे आई, 10 पे किस पे आई 20 पे, 20 पे कितने आई 40 पे, 40 पे कितने आई 60 पे, और चलाते चलाते हमने क्या लगातार वो चाल क्या हो रही है बदल रही है। हर क्षण चाल क्या हो रही है, क्योंकि हमने एक्सीलेटर को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, उसके अनुसार हमारी चाल भी क्या हो रही लगातार बढ़ती जा रही है। फिर एकदम हमने देखा 60 की स्पीड पर गाड़ी चलाते चलाते एक कोई ब्रेकर आ गया या फिर कोई सवारी आ गई या फिर कोई आगे आ गया तो हमें उसके क्या ब्रेक करके उसकी चाल को एकदम परिवर्तित करते हैं, फिर उसी चाल पे क्या करते हैं ले लेते हैं। तो हमने ब्रेक मारा था तो हमारी चाल में क्या आया परिवर्तन आया था, वही हमारा क्या। अब अच्छा ब्रेक जो मारा जाता है वो कितनी देर की मान बहुत ही कम समय के लिए, वो अल्प समय होता है, उसी समय पर जो चाल हमारे पास मेजर करी जाती है वही क्या कहलाती है तत्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। तत्काल में आप टिकट को क्या करते हैं बुक करते हैं। तत्काल का मतलब होता है कि बहुत कम समय हमारे पास होता है, बहुत ही इमरजेंसी में हमें क्या करना होता है टिकट बुक करना होता है, वही हमारे वहीं से लिखा है तत्कालिक चाल, यानी बहुत
विशेष समय पर जो चाल को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, तत्कालिक चाल कहलाती है। इसको हम इससे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत कम समय होता है। तो देखो एस इजिकल टू डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन में डी टी, और आप इसको एक रूप में और भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन में डी टी लिमिट डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो, डी टी टेंस टू ज़ीरो। क्योंकि वो समय क्या होता है, बहुत छोटा समय होता है, ज़ीरो के लगभग बराबर समय होता है, इसलिए डी टी की वैल्यू क्या लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। ये तो हमारी हो गई एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तत्कालिक चाल, यानी तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इस बात करते हैं बेटा वेग की, किसकी, वेग की, कि वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। चाल के बारे में मैंने बताया था कि चाल क्या होती है, उसके बाद चाल के प्रकार बता दिए आपको। अब चाल का बात करते हैं वेग की, वेग वेलोसिटी क्या होती है। तो बेटा देखो वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। फिर वेलोसिटी के भी इतने ही प्रकार होते हैं, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तत्कालिक वेग। उसके बाद हम वेग के बाद पढ़ेंगे त्वरण को, ठीक है। फिर कहीं जाके फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे जाके। वेग, वेलोसिटी, देखें बेटा वेलोसिटी होता क्या है, वेग क्या होता है। देखो हमने आपको चाल पढ़ाई थी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वेग बराबर जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटे में समय, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये होता है हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हम क्या देंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे। जैसे हमने चाल की डेफिनेशन दी, खास उसी तरीके से हम किसकी डेफिनेशन देंगे, कि वेलोसिटी की डेफिनेशन देंगे। वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, वेग कहते हैं। फिर से मैं लिख देता हूं इसको, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। इसे स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसलिए इस पे एरो भी लगा सकते हैं। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। कैसे सदिश, देखो बेटा वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे में समय। विस्थापन हमारी कैसी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और समय जो हमारे पास कैसी है, स्केलर। तो जब कभी भी वेक्टर यानी सदिश राशि को अदिश राशि से भाग करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, एक सदिश राशि प्राप्त होती है, एक वेक्टर क्वांटिटीज प्राप्त होती है। क्लियर हो गई। तो याद रखना वेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि। क्लियर हो गई। चाल अदिश होती है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, हमने कल बताया भी था, दूरी बटे में समय। तो दूरी भी हमारे पास स्केलर यानी अदिश राशि है, और समय भी हमारे पास कैसी, अदिश। और अदिश से अदिश को भाग करते हैं तो क्या मिलता है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। क्लियर। तो याद रखना चाल दोनों के देखो मात्रक सेम है। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है,
चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन चाल एक अदिश राशि है और वेग ऐसी राशि है सदिश राशि, याद रखना, क्योंकि चाल के अंदर दोनों राशियां अदिश होती हैं। अदिश को अदिश से भाग देने पर अदिश आती है। वेग के अंदर विस्थापन हमारा सदिश होता है, समय हमारा अदिश होता है, इसलिए वेग हमारे पास कैसी राशि है, एक सदिश राशि। क्लियर, याद रखना। चाल पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया। अब बात करते हैं चाल और वेग में अंतर क्या होता है। ठीक, तो देखो चाल और वेग में अंतर की बात करते हैं, फिर हम वेग के प्रकार बताएंगे। ठीक, चाल और वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी चाल और वेग में क्या अंतर होता है, बात करते हैं। ये चाल हो गई हमारी पास, स्पीड, और ये क्या हो गया, वेग, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी। देखो बेटा, चाल और वेग में क्या अंतर होता है। पहला अंतर यही होता है कि चाल हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है, यानी पॉजिटिव होगी। ठीक, वेग जो हमारे पास है वो धनात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, देखो भाई, चाल हमेशा पॉजिटिव रहती है, वेग हमारा धनात्मक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चाल हमेशा, देखो इसके साथ हमेशा लगाया है, जब इसके साथ हमेशा लग जाता है वो बदलता नहीं है। इसके साथ तो मैंने क्या लगाया, हो सकता है, और जिसके साथ कैन लग जाता है तो उसमें क्या होता है, 50% उम्मीद होती है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सकता वाला बदल सकता है कि वह व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, क्या पता हो या ना हो, भाई उसके साथ सकता लग गया। और एक व्यक्ति इसका ये व्यक्ति हमेशा ईमानदार है और रहेगा है, तो हमेशा जिसके साथ लग जाता है वो क्या होता है, बदलता नहीं है। जिसके साथ सकता लगता है वो बदल भी सकता है। समझ में आई। इधर देखते हैं बेटा, दूसरा इसमें डिफरेंस ये है, चाल शून्य हो सकती है, चाल जो है वो शून्य हो सकती है, लेकिन नेगेटिव में कभी नहीं जा सकती। अच्छा, वेग क्या होता है बेटा, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है। वेग 0 से ज़्यादा और 0 से कम भी हो सकता है। क्लियर। दूसरी बात हमारे पास आई, चाल एक कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन वेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है। क्लियर हो गई बात। ये 3 डिफरेंस आपके लिए काफ़ी है कि चाल हमेशा पॉजिटिव होती है, वेग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चाल अदिश है, वेग क्या है, सदिश है। चाल 0 होती है, उससे कम नहीं हो सकती, लेकिन वेग हमारा 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। वेग जो हमारे पास 0 भी हो सकता है। अच्छा, 0 भी हो सकता है। क्लियर। ये हमारे पास आ गया चाल और वेलोसिटी में अंतर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग कितने प्रकार का होता है। जो आपने डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी, चाल की पढ़ी थी, बिल्कुल मिलती जुलती डेफिनेशंस किसकी होती हैं, वेग की भी होती हैं। ठीक, बात करते हैं बेटा वेग के प्रकार। वेग के प्रकार,
टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देखो भाई, वेग के प्रकार, वेग भी 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार हमारे पास आया बेटा, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा हमारे पास आया असमान वेग, जिसे कहते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला हमारे पास आया बेटा औसत वेग, इसको कहते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी। चौथा हमारे पास ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग, जिसे कहते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ठीक, बिल्कुल वही प्रकार होते हैं। वहाँ सब चाल लग जाता है, यहाँ क्या लग जाता है, वेग लग जाता है। डेफिनेशन आप चाल की भी सीख चुके हैं, डेफिनेशन आप वेग की भी सीख चुके हैं, तो मैं ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, बस सेम उसी की तरह है। एक समान वेग, तो आप कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान वेग प्राप्त होता है, तो वह वेग हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती, यानी एक समान वेग कहलाता है। यही मैंने चाल में बताया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। वहां सिर्फ चाल कह दिया था, यहाँ क्या कहूँगा, सिर्फ वेग। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान वेग प्राप्त होता है, तो वह वेग हमारा क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। अब बात करते हैं बेटा किसकी, असमान वेग की। असमान वेग में हमने क्या बताया था, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में असमान वेग प्राप्त हो, तो वह वेग हमारा कौन सा कहलाता है, असमान वेग कहलाता है। समझ में आई? किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में असमान वेग, अलग अलग वेग प्राप्त हो। असमान का मतलब अलग अलग तो होता है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में अलग अलग वेग प्राप्त हो, तो वह वेग हमारा क्या कहलाता है, असमान वेग कहलाता है। औसत वेग, भाई औसत चाल पढ़ा था, उसी तरीके से क्या पढ़ेंगे हम, औसत वेग। तो औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। भाई देखो, औसत चाल कुल समय बटे, कुल दूरी बटे में कुल समय, लेकिन चाल जो मिलकर बनती है वो दूरी से मिलती है, और सब वेग जो मिलता है वो किससे मिलता है, विस्थापन से मिलता है। इसलिए हमने लगा दिया कुल विस्थापन बटे में कुल समय। तो डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, और कुल विस्थापन को तय करने में लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, औसत वेग कहते हैं। और वेग अगर इसको और लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v इजिकल टू, ठीक, डी एस अपॉन में डी टी, v इक्वल्स टू डी एस ओवर में डी टी, क्योंकि डी एस हमारे पास होता है विस्थापन और डी टी क्या होता है, समय। अब बात करते हैं ताक्षणिक वेग। तो ये भी डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरीके से है, किसी विशेष क्षण में अगर हम क्या करते हैं, वेग परिवर्तन को मेज़र करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है, इंस्टैन्टेनियस इस वेलोसिटी कहलाती है। तो v इजिकल टू डी एस ओवर में डी टी, लिमिट डी टी टेंस टू 0। भाई वहाँ पे परिवर्तित चाल आई थी, यहाँ परिवर्तित क्या आगा, वेग आया। किसी गतिमान, ठीक, वस्तु के परिवर्तित वेग को विशेष क्षण में मेज़र करना, ये हमारा क्या कहलाता है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कहलाता है। तो हमने क्या बताया था, औसत चाल बता दिया, औसत वेग बता दिया, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बता दी। अब बात कर दो, वेग बता दिया, चाल बता दिया, चाल के प्रकार क्या होते हैं वो बता दिए, वेग क्या होता है, वेग के प्रकार क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम त्वरण की, किसकी, एक्सीलरेशन की बात करते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं।
त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक, यानी क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन में देखते हैं बेटा त्वरण होता क्या है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि त्वरण कैसे कहते हैं। देखो बेटा, त्वरण की डेफिनेशन समझो, पहले तो फॉर्मूला समझो। त्वरण इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे में समय, ठीक, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी वी ओवर में डी टी। ठीक, इधर देखो बेटा, समय को डी टी लगा देते हैं। सुन लो हमारी बात को, पहले तो त्वरण की डेफिनेशन देते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन लिया जाए। परिवर्तन का मतलब ये होता है पहले वेग कुछ था, फिर जैसे ही समय हमारा आगे बढ़ा उसका वेग भी क्या हुआ, बढ़ता चला गया। मान लो हमने अपनी जर्नी, अपनी जो यात्रा स्टार्ट की, हमने कितने 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से स्टार्ट की। जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी स्पीड भी क्या हुई, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 यानी बढ़ती चली गई। वही हमारा कहलाता है वेग परिवर्तन। नहीं समझ में आई? मान लो किसी कोई वस्तु है, अभी क्या रुकी हुई है, तो इसका वेग कितना है, 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या कहलाएगी, u कहलाएगी। कोई वस्तु ए पॉइंट पर है, कैसी अवस्था में है, विराम अवस्था में है, और t समय के पश्चात ये वस्तु कहाँ पहुँच गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, बी पॉइंट पर। और यहाँ इसका जो वेग मापा गया वो कितना मापा गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड मापा गया। ये हमारा कहलाता है फाइनल वेलोसिटी, यानी अंतिम वेग। इसे कहते हैं बेटा स्मॉल b। अगर तुम्हें यहाँ पर वेग में अंतर निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, वेग में अंतर। तो बेटा अंतर हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं। तो 10 में से क्या घटाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई भी वस्तु विराम अवस्था में होती है, कोई भी, बस यह बात याद रख लेना, कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो क्या करते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में, बस वेग परिवर्तन निकालना में। तो अंतिम वेग हमारा कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, माइनस प्रारंभिक कितना है, 0। तो 10 में से 0 का कितना आया, 10 मीटर प्रति सेकेंड। या फिर अगर हम कह दें कि अगर इसने का जो प्रारंभिक वेग है वो है 5 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग हो गया 10, तब कितना निकलेगा, 10 माइनस 5 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई कि प्रारंभ वेग में अंतर कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करते हैं, तब हमारे पास क्या निकलता है, वेग में अंतर निकलता है। एक बात याद रख लेना कि विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम त्वरण की अगर डेफिनेशन दें तो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं और ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, कैसे पता चला भाई, ए का जो फॉर्मूला होता है त्वरण का, ए इज इक्वल टू डी वी ओवर में डी टी। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटीज है, और समय कैसा है बेटा, अदिश राशि है। जब कभी भी सदिश राशि को अदिश राशि से भाग देते हैं तब हमारे पास जो राशि प्राप्त होती है वो कौन सी राशि प्राप्त होती है, एक सदिश राशि प्राप्त होती है, वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त।
तो इसलिए त्वरण कैसी राशि है? एक सदिश राशि। क्लियर हो गई बात कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है त्वरण जो होती है एक सदिश राशि होती है। क्लियर हो गई? त्वरण का जो फॉर्मूला है त्वरण इजिकल टू वेग परिवर्तन बटे में समय परिवर्तन भी लिख सकते हैं और समय भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के प्रकार। त्वरण भी बेटा 4 प्रकार का होता है हमारे पास। त्वरण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला प्रकार हमारा पास आता है एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा हमारे पास आता है औसत त्वरण। चलो औसत में लिख लो, औसत त्वरण। ठीक, एवरेज एक्सेलरेशन। चौथा हमारे पास आता है तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डेफिनेशन बिल्कुल सेम वही है जो मैंने एक समान चाल एक समान वेग की लिखवाई थी, असमान चाल वेग की लिखवाई थी, औसत वेग और असमान औसत चाल की लिखवाई थी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में समान त्वरण प्राप्त होता है तो एक समान त्वरण कहलाता है। किसी असमान गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में असमान त्वरण प्राप्त होता है तो क्या कहलाता है? असमान त्वरण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद औसत कुल वेग बटे में कुल समय, यानी किसी वस्तु को तय करने में लगा कुल वेग बटे में उसको क्या कुल समय क्या आ जाता है? औसत वेग आ जाता है। तात्क्षणिक भी वही होता है कि विशेष टाइम में अगर हम किसी एक्सेलरेशन को मेज़र करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? तत्कालिक यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया? दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इन चीज़ों को पढ़ लिया है। कल हम क्या करेंगे? कल की क्लास में हम गति की समीकरणें आती हैं 3 मोशन इक्वेशन। v बराबर u प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गति की समीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। पहली हमारे पास है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। दूसरी हमारे पास है v एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी हमारे पास है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशनें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। और एक बात और सुन लें, यहाँ पर जो v होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, a जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, t जो होता है वो समय होता है। फिर हिंदी में समझ लें कि v जो होता है वो अंतिम वेग होता है, u जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है, a जो होता है वो त्वरण होता है, t जो होता है समय होता है। तो मैंने आपको वेग के बारे में भी जानकारी दे दी, समय के बारे में तो आपको पता ही है। उसके बाद विस्थापन क्या होता है, एस यहाँ पे विस्थापन को डोनेट करता है, विस्थापन क्या होता है उसके बारे में भी बता दिया मैंने। उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया। तो मैंने देखो इसलिए तो आपको दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण के बारे में बता दिया था। अब इन इक्वेशनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे कल के क्लास में। लेकिन इन इक्वेशनों को सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। एक तो हमारे पास क्या है? गणितीय विधि है, फिर एक ग्राफीय विधि है और एक हमारे पास कलन विधि है। तो हम सिर्फ इसको गणितीय विधि से सॉल्व कराएंगे क्योंकि कंपटीशन में हमारे पास क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहता है। फिर भी मैं आपको इन तीनों विधि समीकरणों को
एक विधि से सॉल्व करके दिखा दूंगा। वैसे तो सॉल्व करने की इसकी कितनी विधियाँ हैं, एक गणितीय मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, ग्राफिकल मेथड है, और तीसरा हमारा इंटीग्रेशन मेथड है। तो मैं इसको कैसे कराऊंगा, गणितीय यानी कि गणितीय विधि से, मैथमेटिकल मेथड से कराऊंगा। तो तीनों को कल की क्लास को जरूर देखें, इन तीनों का प्रूफ कराऊंगा और इस पर बनने वाले कुछ क्वेश्चंस पे मैं करूँगा, डिस्कस करूँगा। आज की क्लास को यहीं रोकता हूँ। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।